पे दिया गया पैसेज ऊपर दिया गया है, देखो। Read the following passage and answer the following questions 51 to 53. Wildlife across the world is facing increasing risks due to human activities and environmental change. Rapid deforestation, expansion of agriculture, land urbanization, and climate change have significantly reduced natural habitats, forcing many species into smaller and more fragmented areas. As a result, incidents of human-wildlife conflict have become more frequent, posing threats to both animals and local communities. In response to these challenges, governments and conservation organizations have implemented various measures to protect wildlife. The establishment of national parks, wildlife sanctuaries, and biosphere reserves aims to conserve critical habitats, and anti-poaching laws have been strengthened, and the use of technology such as camera traps and satellite tracking has improved the monitoring of endangered species. Awareness campaigns have also been launched to involve local communities in conservation efforts. Despite these initiatives, wildlife conservation continues to face limitations, insufficient funding, weak enforcement of laws. The law lack of coordination among agencies often reduce the effectiveness of conservation programs. Moreover, conservation efforts that overlook the livelihood needs of local population can lead to resistance and non-cooperation. पेस्टिसाइड के अकॉर्डिंग वाइल्ड लाइफ को इंक्रीजिंग रिस्क का मेन रीज़न क्या है, ठीक है। मेन रीज़न क्या है, ये क्वेश्चन जो है ये 10th और 12th लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, 12th क्लास का, और इसकी डिफ़िकल्टी लेवल जो है बहुत ईजी है। और ये टॉपिक क्या है इसका, रीडिंग कंप्रहेंशन, और क्वेश्चन टाइप क्या है, ये फैक्चुअल है, और फ्रीक्वेंसी है इसकी, ये हर पेपर में आता है। पैसेज की फर्स्ट लाइन्स देखो, वाइल्ड लाइफ अक्रॉस द वर्ल्ड, wildlife across the world is facing increasing risks due to human activities and environmental changes, ठीक है। सीधा सीधा जवाब पैसेज की फर्स्ट लाइन में दिया है, देखो क्यों। अब जो क्वेश्चन नंबर 51 है, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द इंक्रीजिंग रिस्क्स टू वाइल्ड लाइफ मेंशन्ड इन पैसेज, ह्यूमन एक्टिविटीज एंड एनवायरमेंटल चेंज, ठीक है, हो गया इसका क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 52, इसका भी यहीं से आंसर देना है। विच स्टेप हैज नॉट बीन टेकन मेंशन्ड एज अ कंजर्वेशन मेजर, कौन सा स्टेप कंजर्वेशन मेजर के तौर पर मेंशन नहीं किया गया है ना। ऑप्शंस दिए गए हैं, क्रिएशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एंटी पोचिंग, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, रिलोकेशन ऑफ ऑल फॉरेस्ट डिवेलिंग कम्युनिटीज। तो इसका सही जवाब क्या है, रिलोकेशन ऑफ ऑल फॉरेस्ट डिवेलिंग कम्युनिटीज। अब क्वेश्चन नंबर 53, द इंटीग्रेटेड approach mentioned in the passage refers to focusing only wildlife protection, replacing conservation laws with voluntary action, combining ecological conservation with human development, giving priority to industrial growth। देखें, जो पैसेज में दिए गए मेजर्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एंटी पोचिंग लॉज स्ट्रेंथनड, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, कैमरा ट्रैप्स, सैटेलाइट ट्रैकिंग, रिलोकेशन ऑफ कम्युनिटीज़ मेंशन नहीं हुई है। एक्चुअली पैसेज में लिखा है कि कंजर्वेशन एफर्ट्स को लोकल कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर करना चाहिए, उन्हें फोर्सफुली रिलोकेट करना नहीं। ऐसे क्वेश्चन में मॉक टेस्ट में डालता था, लेकिन आपने क्या किया, ये क्वेश्चन नंबर 52 की मैं बात कर रहा था, अब क्वेश्चन नंबर 53 की मैंने बात करनी है। पैसेज में इंटीग्रेटेड अप्रोच से क्या रेफर किया गया है ना। ऑप्शन देखे हैं, फोकसिंग ओनली ऑन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, रिप्लेसिंग कंजर्वेशन लॉज विद वॉलंटरी एक्शन, कंबाइनिंग इकोलॉजिकल कंजर्वेशन विद ह्यूमन डेवलपमेंट, गिविंग प्रायोरिटी टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ऐसे क्वेश्चन मेरे जो मैंने मॉक टेस्ट करवाए आपसे और खुद भी मैंने अटेम्प्ट किए, उनमें ऐसे ही क्वेश्चन थे कंप्रहेंशन में, और ऐसे ही उनके आंसर भी लॉन्ग थोड़े लेंथी आंसर्स थे। कोई बोल रहा था उन दिनों कमेंट करके कि शॉर्ट आंसर होते हैं जेके भी, इतने लेंथी आंसर नहीं पूछते। तो इसका करेक्ट आंसर है कंबाइनिंग इकोलॉजिकल कंजर्वेशन विद ह्यूमन डेवलपमेंट। ये आंसर क्यों है, पैसेज की लाइन है द वे फॉरवर्ड लाइन इज इन अडॉप्टिंग एन इंटीग्रेटेड, देखें ठीक है, जो यहाँ पे पैसेज की लाइन्स हैं, द वे इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब है दोनों को साथ लेके चलना, वाइल्ड लाइफ बचाओ और इंसानों की डेवलपमेंट भी करो, ठीक है। तो इसका आंसर इस हिसाब से है कंबाइनिंग इकोलॉजिकल कंजर्वेशन विद ह्यूमन डेवलपमेंट। अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। अब हम आए हैं इंग्लिश पर, इंग्लिश ग्रामर पर। देखिए, अब हम पहुंचे हैं इंग्लिश पर। इंग्लिश का सेक्शन शुरू हो चुका है जेकेएसपी वाइल्ड लाइफ गार्ड, जो एग्जाम हुआ 8 मार्च 2026 को, और इसका एनालाइज हम इसको एनालाइज करेंगे, हम इसका एनालिसिस करेंगे हम, और देखेंगे किस लेवल के क्वेश्चन हैं, डिफिकल्टी कितनी है, टॉपिक कहाँ से आए हैं, क्वेश्चन टाइप क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है क्वेश्चन की, और इनको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। क्या जो मैं मॉक टेस्ट करवाता था उनमें से भी इसी तरह के क्वेश्चन होते थे, उनमें भी जो पहले मैंने डाले थे मॉक टेस्ट जूनियर असिस्टेंट के, वहाँ पर जो इंग्लिश का सेक्शन था उसमें ऐसे ही क्वेश्चन थे, लेकिन उनमें व्यूज़ कम हैं, 20-30 व्यूज़ हैं, तो वो उन्होंने नहीं देखे होंगे जिन्होंने, अब किसी को याद भी नहीं रहा होगा, तो वो बहुत पुराने वीडियोज़ हैं, लगभग 1 महीना पहले। तो पहला आर्टिकल क्वेश्चन दिया गया है, ज्यूरिंग द सेरेमनी डैश डैश योर इलॉजी वाज रीड टू सेलिब्रेट द लाइफ ऑफ डैश डैश हम्बल पर्सन, ठीक है। तो ऑप्शन दिए गए हैं ए एन द एन ए। अगर इस क्वेश्चन की लेवल देखी जाए तो ये क्वेश्चन
8th और 9th लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। ये 8th और 9th क्लास का क्वेश्चन है। तो हमने क्या देखा, ये क्वेश्चन 8th और 9th क्लास का क्वेश्चन है, उसी लेवल का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 54। और डिफ़िकल्टी लेवल इसकी इजी है, वेरी इजी नहीं लेकिन इजी है। टॉपिक इसका क्या है, आर्टिकल ए एंड द। और क्वेश्चन टाइप ये ग्रामर से है, इंग्लिश ग्रामर। और फ्रीक्वेंसी इसकी है, हर पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्टिकल्स का रूल याद रखना चाहिए हमें। ए यूज़ करते हैं हम कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले वर्ड्स के साथ, और एन यूज़ करते हैं वोवेल साउंड से शुरू होने वाले वर्ड्स के साथ। और ए ई आई ओ यू जो है, ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाली आवाज़, ठीक है। तो पहला ब्लैंक क्या है, ईओलॉजी। ईओलॉजी जो है, ईओलॉजी का प्रोनाउंसिएशन है यूलॉजी। यूलॉजी इसका प्रोनाउंसिएशन है यूलॉजी। तो ये वाई जो है साउंड, वाई साउंड से शुरू होता है, और वाई कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। और इसलिए ए यूज़ करना चाहिए, लेकिन स्पेलिंग ई से स्टार्ट है। तो रूल स्पेलिंग नहीं, प्रोनाउंसिएशन देखती है। यूलॉजी साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ए लगेगा, यहाँ पे ए लगेगा, ठीक है। फिर दूसरा ब्लैंक है हम्बल पर्सन। हम्बल पर्सन का प्रोनाउंसिएशन हम्बल यानी कि एच साउंड से शुरू होता है, एच कॉन्सोनेंट साउंड है, यहाँ पर भी ए लगेगा, इस हिसाब से ए होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। लेकिन कॉमन यूसेज में एन यूलॉजी भी सुना जाता है। एक्चुअली यूलॉजी विद एन इज़ करेक्ट बिकॉज वोवेल साउंड कन्फ्यूजन है। तो स्टैंडर्ड रूल यूलॉजी यू साउंड कॉन्सोनेंट ए, और इसलिए ए गलत है। तो मॉरलिटी अगर देखिए हम इस आंसर की इसके अकॉर्डिंग, तो एन ए ही करेक्ट है, ये एक्सेप्शन, ठीक है। एन और ए, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगर हम क्वेश्चन नंबर 55 पे चलें, ये भी आर्टिकल से, नो वन इमेजिनेड दैट सच डैश 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 हेनस क्राइम कुड ओकर इनसाइड डैश डैश विक्टिम्स हाउस। तो पहला ब्लैंक है हेनस क्राइम। हेनस प्रोनाउंसिएशन एच से स्टार्ट होती है, और एच साउंड क्या है, एच कॉन्सोनेंट है, और एच कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे ए लगेगा, ठीक है। दूसरा ब्लैंक है विक्टिम्स हाउस। विक्टिम्स हाउस स्पेसिफिक हाउस है, उस विक्टिम का हाउस जिसका जिक्र हो रहा है, स्पेसिफिक के लिए द यूज़ करते हैं, तो इसलिए ए और द। फिर क्वेश्चन नंबर 56, डैश द स्टोरी ऑफ दिस मूवी रिवॉल्व्स अराउंड डैश डैश वन आइड मैन हु ओवरकम्स मैनी चैलेंजेस। देखो ये क्वेश्चन मैंने मॉक टेस्ट में डाला था, वन आइड मैन, जो यहाँ पे वन आइड मैन लिखा गया है, ये तो जो इंग्लिश का मैंने मॉक टेस्ट करवाए थे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट थे जूनियर असिस्टेंट के, उनमें था, और ये JKSSB वाइल्ड लाइफ गार्ड, उनमें ये क्वेश्चन था वन आइड मैन, ठीक है। अगर हम देखें, पहला ब्लैंक है स्टोरी ऑफ दिस मूवी, स्पेसिफिक स्टोरी है इस मूवी की, द लगेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे द लगा। दूसरा ब्लैंक है वन आइड मैन, प्रोनाउंसिएशन इसकी वन है, डब्ल्यू से होती है, डब्ल्यू साउंड कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे ए लगेगा, ठीक है। द और ए इज करेक्ट आंसर। अब आते हैं हम सिनोनिम पर। इस वर्ड का फिकड जो है, यहाँ इसका सिनोनिम बताना है। तो फिकड का सबसे अप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या है, बताओ। सबसे सही जवाब इसका है प्रोलिफिक। प्रोलिफिक इसका जवाब है, और ये इसकी लेवल जो है, ये ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसकी डिफ़िकल्टी मॉडरेट है। टॉपिक वोकेबुलरी सिनोनिम्स है, क्वेश्चन टाइप वर्ड मीनिंग है, और फ्रीक्वेंसी हर पेपर में 2-3 सवाल ऐसे आते हैं। फिकंड का मतलब होता है प्रोडक्टिव या फर्टाइल। और जो दूसरे ऑप्शन दिए गए हैं, इसके अलावा जो ऑप्शन दिए गए हैं, स्टेराइल, इसका ऑप्शन ये अपोजिट, और प्रोलिफिक, बैरन और स्कैंटी। फिकंड का सिनोनिम प्रोलिफिक है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58। 58 जो है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड प्रोडिगल। इसकी भी जो ये क्वेश्चन भी ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी वोकेबुलरी सिनोनिम्स का टॉपिक है इसका, और ये क्वेश्चन लेवल भी मॉडरेट है। इसकी जो लेवल है वो मॉडरेट है। सिनोनिम अगर देखा जाए, प्रोडिगल का सबसे अप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या है, एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट इसका सबसे अप्रोप्रिएट सिनोनिम है, और प्रोडिगल का मतलब होता है वेस्टफुल, स्पेंडिंग टू मच। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एंटीनम बताना है प्रूडेंस का एंटीनम बताना है। और प्रूडेंस सवाल पूछा गया है, प्रूडेंस का सबसे अप्रोप्रिएट एंटीनम अपोजिट क्या है,
तो वो क्या है, बार्शनेस। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है बिनाइन। बिनाइन का एंटीनम पूछा गया है। बिनाइन का सबसे अप्रोप्रिएट एंटीनम अपोजिट क्या है? प्रीनिशियस। प्रीनिशियस इसका अपोजिट है। क्यों? बिनाइन का मतलब होता है जेंटल, काइंड, हार्मलेस, स्पेशली ट्यूमर्स के लिए यूज़ होता है, नॉन कैंसरस। ठीक है, तो एनोडीन जो है यहाँ पे, ये पेन रिलीविंग, हार्मलेस, सिमिलर है। और सल्ब्रियस जो है हेल्थ गिविंग, पॉजिटिव इसका मतलब है। और प्रीनिशियस का मतलब है हार्मफुल, डिस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, तो ये इसका अपोजिट है। और इनिशियस का मतलब है हार्मलेस, सेम एज बिनाइन, तो इसका बिनाइन का अपोजिट है प्रीनिशियस, परनिशियस। फिर इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशंस। ही हैज़ अ डीप एवर्जन। देखो ये हिपोक्रेसी जहाँ पर है, हिपोक्रेसी, ये क्वेश्चन भी मैंने कराया था। ये 9th और 10th लेवल का क्वेश्चन है, और ये इसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो इजी है। और टॉपिक ये प्रीपोजिशंस से है, और फिक्स्ड एक्सप्रेशन क्वेश्चन टाइप है ये। ठीक है, तो फिक्स्ड एक्सप्रेशन याद रखो, एवर्जन के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन आता है। ठीक है, मैंने बताया था पहले भी, लेकिन आपने उतने ध्यान से नहीं देखे होंगे वो मॉक टेस्ट, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता था उनमें। एवर्जन टू समथिंग, ही हैज़ एन एवर्जन टू हार्ड वर्क, हर एवर्जन टू स्पाइसी फूड इज़ वेल नोन, तो यहाँ पे 2 लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। शी इज़ एडिप्ट डैश डैश सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, यहाँ पे क्या लगेगा? देखें, फिक्स्ड एक्सप्रेशन और एडेप्ट के साथ एट प्रीपोजिशन आता है। एडेप्ट एट समथिंग, शी इज़ एडेप्ट एट प्लेइंग पियानो, ही इज़ एडेप्ट एट कुकिंग। तो यहाँ का जो फाइनल आंसर, जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, ये भी प्रीपोजिशन से है। द मैनेजर वाज एक्यूज्ड डैश डैश नेग्लिजेंस इन हैंडलिंग द प्रोजेक्ट, है ना। एक्यूज्ड के साथ हमेशा ऑफ की प्रोपोजिशन लगती है, मैंने बताया था पहले भी, एक्यूज्ड ऑफ ए क्राइम, एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, एक्यूज्ड ऑफ नेग्लिजेंस। अब 64 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन्स एन इंजोटिव वर्ब। अगर इसकी लेवल देखी जाए तो एक ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, डिफ़िकल्टी लेवल जो इसकी वो हार्ड है, और टॉपिक ये वर्ब टाइप से है। क्वेश्चन टाइप क्या है? ये कंसेप्चुअल है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। और देखो, इन जो एडिव वर्ब क्या होता है? इंचोटिव वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जो किसी प्रोसेस ऑफ चेंज या बिगिनिंग ऑफ ए स्टेट को इंडिकेट करते हैं, जैसे अंधेरा होना, या वाइडन होना, या स्ट्रेंथन यानी मजबूत होना, या पिघलना, है ना, इस तरह का। ये वर्ब्स बताते हैं कि कोई चीज़ चेंज तो हो रही है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रही है। अब देखें, जो ऑप्शन ए है, शी रन्स एवरी मॉर्निंग, इसको एनालाइज करते हैं। शी रन्स एवरी मॉर्निंग, एक्शन वर्ब, चेंज नहीं, रेगुलर एक्शन। द स्काई डार्कन सडनली, डार्कन इज इक्वल टू डार्क हो गया, चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, ही रोट ए लेटर, एक्शन वर्ब, कंप्लीटेड एक्शन। और बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, कंटिन्यूअस एक्शन। तो फाइनल आंसर इसका है ऑप्शन बी, द स्काई डार्कन सडनली। अब क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। एज द नाइट एडवांस्ड द ईयर डैश डैश कूलर। टेंस देखना है हमने, इसका टेंस क्या है? एज द नाइट एडवांस्ड पास्ट टेंस में है, और इसलिए दूसरा पार्ट भी पास्ट टेंस में होना चाहिए। ग्रो का पास्ट फॉर्म क्या है? ग्रीव, तो यहाँ पे ग्रीव लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 63, विच फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन द सेंटेंस बिलो? द apparatus functioned as it was originally designed to do but only after repeated trials। देखिए, मैंने इसका एग्जाम तो देना नहीं था, मैंने इसके लिए अप्लाई नहीं किया था, लेकिन मैंने सोचा फिर भी इस पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, इसका एनालिसिस करना चाहिए हमें, और ये देखना चाहिए क्वेश्चन कितना टफ, क्वेश्चन पेपर कितना टफ था और कहाँ से क्वेश्चन टफ था। लेकिन क्योंकि जेकेएसबी ने अचानक से पैटर्न चेंज किया, बहुत ज़्यादा क्रोनोलॉजिकल आर्डर और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ तो थोड़े बहुत 1-2% तो यूपीएससी के क्वेश्चंस, मतलब उस तरह के क्वेश्चंस, मतलब मैं नहीं कह सकता कि उसी लेवल के, लेकिन उस तरह के। सेंटेंस में कौन सा वर्ब यूज हुआ है? द apparatus functions as it was originally designed to do but only after repeated trials। ठीक है, वर्ब टाइप है ट्रांजिटिव वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट हो
और इंट्रांजिटिव वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट ना हो, लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट से ज्वाइन करें, और ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब इज, एम और हैव, हैज। यहाँ फंक्शनड का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। द एपरेटस फंक्शनड, ठीक है, द एपरेटस फंक्शनड का असर किसी ऑब्जेक्ट पर नहीं है, इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइनर्स बोल्ड इन द सेंटेंस आर करेक्टली मैच्ड विद देयर टाइप। ऐसे क्वेश्चन पहले जेकेएस भी बहुत कम पूछता था। डिटरमाइनर टाइप्स चेक करने हैं हमें। दीज बुक्स आर वेरी इंफॉर्मेटिव, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर है। और शी हैज़ सम डाउट्स अबाउट द प्रपोजल, ये क्या बोलते हैं इसे, क्वांटिटेटिव डिटरमाइनर है। माई ब्रदर लिव्स अब्रॉड, ये पॉजिटिव डिटरमाइनर है। और ईच स्टूडेंट रिसीव्ड ए सर्टिफिकेट, ये पॉजिटिव, ये सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर है। लेकिन ऑप्शन में सेकंड को इंक्लूड नहीं किया गया है ना। ऑप्शन जो यहाँ पर है, यहाँ पर सेकंड नहीं है, तो इसका मतलब शायद सम को सही टाइप असाइन नहीं किया गया पैसेज में। तो हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, 1, 3 एंड 4 करेक्टली मैच्ड है। क्वेश्चन नंबर 68, इन विच सेंटेंस इज द डिटरमाइनर रॉन्गली यूज्ड। किस सेंटेंस में डिटरमाइनर रॉन्गली यूज्ड किया गया है, किन सेंटेंस में डिटरमाइनर गलत यूज हुआ है। हमने एरर चेक करना है पहले। ईच record carefully, despite checking each record carefully, the auditor could not detect the financial discrepancy. Fortunately, she has gone relatives who are always ready to support her in times of need. जो पहला है despite checking each record, ये सही है। और जो दूसरा है some relatives के बारे में ऐसे, मतलब some relatives who are always ready to support her in times of need, ये भी सही है plural countable के साथ some, और सिंगुलर काउंटेबल के साथ ईच। और तीसरा है नॉट मच स्टूडेंट्स वर एवर अवेयर ऑफ द सडन चेंज इन शेड्यूल, तो गलत है ये, क्योंकि मच स्टूडेंट्स मच अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होता है, मच वाटर मच टाइम। स्टूडेंट्स काउंटेबल है, इसलिए मैनी होना चाहिए, नॉट मैनी स्टूडेंट्स, तो ये गलत है। दो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द डिबेट कंपटीशन, दो स्टूडेंट सही है, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन्स अ पॉजिटिव डिटरमाइनर। सेवरल ऑफ द प्रपोज्ड सॉल्यूशंस वर रिजेक्टेड ड्यू टू impracticality. Every solution has advantage and disadvantage, but some are more feasible than others. Few students understood the complexity of such philosophical arguments. They were proud of their achievements in the international competition. पॉजिटिव डिटरमाइनर वर्ड जो पोजीशन दिखाते हैं, माई, यूअर, हिज, हर, इट इज, और आवर एंड दियर। तो यहाँ पे सेवरल है, क्वांटिटेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर है, और फ्यू क्वांटिटेटिव ये डिटरमाइनर है, और दियर जो है पॉजिटिव डिटरमाइनर है। तो हमें पॉजिटिव के बारे में पूछा गया है, यहाँ पे मैंने बताया दियर, तो ये ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड मीनिंग। ए पर्सन हु टॉक्स थ्रू हिज और हर हेड, पर फिलोक्वेशनिस्ट, प्रीरो रैशनलिस्ट, पर लोक्वेशनिस्ट, प्रीलोक्वेशनिस्ट। टॉक थ्रू वनस हेड, मतलब एक आइडियम है जिसका मतलब है टू टॉक नॉनसेंस, टू स्पीक विदाउट नॉलेज। इससे रिलेटेड वर्ड है पर लोक्वेशनिस्ट, जो ऐसे बातें करता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमने बताना है। सैक्रिलीजियस का मतलब क्या होता है, कॉमन मिस्टेक, लोग इसे सैक्रिलीजियस लिखते हैं, लेकिन करेक्ट स्पेलिंग है, देखें जो करेक्ट स्पेलिंग क्या है, करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन ए है। लोग इसे ऐसे लिखते हैं, SACRILIGIOUS, लेकिन करेक्ट स्पेलिंग क्या है, SACRILE, LI नहीं है, LE है।
GIOUS। मैच द वर्ड विद द सिनोनिम 72 क्वेश्चन नंबर। देखिए ये क्वेश्चन अगर इसकी लेवल देखी जाए तो ये हार्ड है, इसकी लेवल डिफिकल्टी लेवल हार्ड है। और ये क्वेश्चन पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं आते थे, सिनोनिम्स को पहले ऐसे मैच नहीं करना पड़ता था, एक सिनोनिम पूछा जाता था, एक सिनोनिम पूछा जाता था पेपर में, मतलब सीधा डायरेक्ट फैक्चुअल एक सिनोनिम, उस एंटीनम एक। लेकिन यहाँ पे चार चार सिनोनिम आपसे पूछे जा रहे हैं, चार चार। अगर एक गलत हो गया तो सारा क्वेश्चन गलत। ठीक है, पहले इंसान रिकोचेट, रिकोचेट का मतलब क्या होता है? कैरम, रिबंड या रिबाउंड या कैरम। ठीक है, और मेलनकोली का मतलब है डिजेक्टेड, डिजेक्टेड मेलनकोली का मतलब डिजेक्टेड होता है। और पोएग्नेंट का मतलब है टचिंग या हार्ट रेंडिंग। और सबटरफ्यूज का मतलब है प्लॉय। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी। गिवन फोर बिलो आर फोर स्कैटर्ड सेगमेंट। देखो किसी ने ये पेपर जिसका है उसने ये क्वेश्चन गलत किया है। 72 गिवन और 73 भी शायद, 73 भी उन्होंने गलत किया है। गिवन बिलो आर फोर स्कैटर्ड सेगमेंट्स ऑफ a sentence indicate correct sequence that correctly assembles the segments and completes the sentence. Sustainable economic growth, collaborative efforts can only be achieved through government agencies and private enterprises. सेंटेंस बनाना है, पहले देखो सेंटेंस कैसे बनाना है। पूरा सेंटेंस है सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ कैन ओनली बी अचीव्ड थ्रू कोलैबोरेटिव एफर्ट्स एमंग गवर्नमेंट्स एजेंसीज एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 74 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली correct? Neither of the proposals submitted by the committee members were found satisfactory. Hardly had the meeting begun when the power cut disrupted the proceedings. Each of the participants have expressed their concerns regarding the policy changes. The data collected from various sources indicated that the results are inconclusive. क्या करना है? ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताना है। पहले हम neither of the proposals, ये गलत है क्योंकि neither सिंगुलर होता है। ठीक है, नेदर सिंगुलर होता है और वाज आना चाहिए। नेदर ऑफ द प्रपोजल वाज फाउंड सेटिस्फैक्टरी यहाँ पे। और हार्डली हैड द मीटिंग बिगन सही है क्योंकि हार्डली व्हेन स्ट्रक्चर सही है, इन्वर्जन सही है, हार्डली हैड एक्स। ठीक है, और अगर सी देखा जाए तो ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैव, ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स गलत, ईच सिंगुलर होता है इसलिए हैज़ आना चाहिए। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैज़ एक्सप्रेस्ड, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हैव एक्सप्रेस्ड, तो हैव नहीं लगेगा, हैज़ लगेगा। तो इस हिसाब से इनमें से गलत बताना था हमने, सॉरी करेक्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट बताना था, तो वो ऑप्शन बी है जो करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 75, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। गिवन सेंटेंस मिसिंग, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन इन द फायर, एडेड फ्यूल टू दिस फायर, एड फ्यूल टू द फायर, एडेड फ्यूल टू दिस फायर। मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है मुझे लग रहा है। देखें जो क्वेश्चन नंबर 51 था ह्यूमन एक्टिविटीज़ पर था, वो इजी था। और क्वेश्चन नंबर 52 देखें, मैं अभी फिर से वापस जाता हूँ, मैं आपको बताऊँगा इनका लेवल क्या था। देखो 51 जो है यहाँ पे पैसेज से आया है, ईजी है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ इसका आंसर है ऑप्शन बी। और 52 जो है ये भी इजी है, रिलोकेशन ऑफ कम्युनिटीज़, ये इसका आंसर है, ये भी इजी है। और रीडिंग कंप्रहेंशन इसका टॉपिक है। और जो क्वेश्चन नंबर 53 है ये भी इजी है, कंबाइनिंग कंजर्वेशन प्लस डेवलपमेंट, ये भी इजी है और ये भी रीडिंग कंप्रहेंशन इसका आंसर है। फिर आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल्स की अगर बात करें तो पहला ये पूछा गया आर्टिकल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 में, ये भी इजी है, एन ए इसका आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 55 ये भी इजी है, ए दा इसका आंसर है, तो ये भी आर्टिकल से। और दूसरा एक और आर्टिकल पूछा गया है, ये भी इजी है, तो इसका दा और ए इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है। और अगर हम देखें सिनोनिम की, फिकेंड सिनोनिम पूछा गया हमसे, तो ये मॉडरेट है, इसका प्रोलिफिक इसका करेक्ट आंसर है।
और ये जो 58 है ये भी मॉडरेट है, डिफ़िकल्टी लेवल इसकी मॉडरेट है। एक्स्ट्रावेगेंट इसका करेक्ट आंसर है। और अगर देखा जाए अगला क्वेश्चन 59 क्वेश्चन नंबर, तो ये भी मॉडरेट है, बार्शनेस इसका करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 60 ये भी मॉडरेट है, परनिशियस इसका करेक्ट आंसर है। अब प्रीपोजिशंस देखते हैं, प्रीपोजिशंस किस लेवल की थी। प्रीपोजिशंस जो पहली प्रीपोजिशन है इसका टू यहाँ पे है, टू हिपोक्रेसी, तो ये इजी है, इसका डिफ़िकल्टी लेवल इजी है। और दूसरी प्रीपोजिशन पूछी गई है तो इसका भी डिफ़िकल्टी लेवल इजी है, एट लगेगा यहाँ पे। और तीसरी प्रीपोजिशन पूछी गई है, इसकी भी डिफ़िकल्टी लेवल इजी है, तो यहाँ पर ऑफ लगेगा, ठीक है। ऑफ नेग्लिजेंस इज हैंडलिंग विद प्रोजेक्ट। अब वो पूछा गया है, which of the following sentence contains an infinitive verb। वर्ब पूछा गया है यहाँ पे, इसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो हार्ड है, ये हार्ड है ये क्वेश्चन। और 10 से कई डार्क नेट इसका आंसर है। और अगर 65 देखें हम, क्वेश्चन नंबर 65, इसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है ये वर्ब फॉर्म, इसका टॉपिक है वर्ब फॉर्म, तो यहाँ पे ग्रीव लगेगा और इसकी डिफ़िकल्टी लेवल इजी है। क्वेश्चन नंबर 65 इजी। क्वेश्चन नंबर 66 देखा जाए तो ये भी वर्ब टाइप है, इसका जो टॉपिक है वर्ब टाइप है, और ये मॉडरेट लेवल है का क्वेश्चन है। और इसका जो करेक्ट आंसर है इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब क्वेश्चन नंबर 67 देखें तो 67 जो है ये डिटरमाइनर्स के बारे में पूछा गया है, और ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। और इसका आंसर क्या है, 1, 3 एंड 4, ऑप्शन डी। एंड क्वेश्चन नंबर 68 देखें, क्वेश्चन नंबर 68 डिटरमाइनर एरर बताना है यहाँ पे, रॉन्गली यूज्ड, मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, नॉट मच स्टूडेंट्स, ये इसका करेक्ट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 69 देखें तो ये भी पॉजिटिव डिटरमाइनर बताना है, पॉजिटिव डिटरमाइनर, तो ये इजी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पे जो दियर लगा हुआ है, क्योंकि ये पॉजिटिव डिटरमाइनर। और यहाँ पे करेक्टली वर्ड मीनिंग बतानी है, सॉरी करेक्टली स्पेलिंग ऑफ द वर्ड मीनिंग। ये क्वेश्चन जो है ये हार्ड है, ये हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। क्योंकि देखें हार्ड क्यों है ये, क्योंकि इसमें हु टॉक्स थ्रू हिज आर हेड, पहले तो एक आइडियम पूछा गया है और उसको फिर बताया गया है कि उस बंदे को क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रीलोग क्वेश्चनिस्ट कहते हैं। और एक तो आपसे स्पेलिंग भी पूछी गई और वो भी पूछा गया। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो कहेगा कि ये पेपर इजी था, पेपर इजी नहीं था, मतलब एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा टफ था, ठीक है। मैं जब टफ क्वेश्चन डालता था, पूछता था मॉक टेस्ट में, तो आप कहते थे इतना 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 टफ पेपर कभी नहीं आ सकता, और ये यूपीएससी लेवल की सीजीएल लेवल के क्वेश्चंस क्यों कराते हो, ये तो आ ही नहीं सकते। मैं खुद उन क्वेश्चंस को से अनफेमिलियर होता था, मुझे खुद पता नहीं होता था उन क्वेश्चन का, लेकिन मैं एज एस्पिरेंट उनको अटेम्प्ट करता था। कुछ गलत होते थे, कुछ ठीक होते थे, आपको पता है जो मेरी चैनल से जुड़े हुए हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या है, सैक्रिलिजियस, सैक्रिलिजियस, ऑप्शन ए। और जो 72 है सिनोनिम मैच है, ये भी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। तो मेरी नज़र में अगर देखूँ तो मैं इसे मॉडरेट नहीं कहूँगा, मैं हार्ड कहूँगा, क्योंकि ये पहले ऐसे क्वेश्चन सिनोनिम एक पूछा जाता था, लेकिन अब 4 सिनोनिम एक साथ पूछे जा रहे हैं और उनको मैच करना, एक भी गलत हो गया उधर इधर तो बात ख़त्म, क्वेश्चन तो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 73 जो है सेंटेंस अरेंजमेंट है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। PRQS इसका आंसर है, ऑप्शन ए। और 74 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, ये भी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, ग्रामर इसका टॉपिक है, और ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75। अब हमने इंग्लिश सेक्शन कंप्लीट किया, अब हम चलेंगे मैथ और रीजनिंग पर। जनरल अवेयरनेस भी हमने कंप्लीट किया।